एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे कि हमारे बहुत से क्लाइंट हैं और सब्सक्राइबर हैं, गलती जो आप लोग से गलती करते हैं, आप लोग आज उसी पे बात करते हैं। वो गलती को करिए मत। जो गलती मैंने कई बार देखा, बहुत सारी चीजें होती हैं, गलती करते हैं, उस गलती को आपको नहीं करना है। एजेंट जो आपके घर पर आ रहे हैं और आपके ऑफिस में आ रहे हैं, आरबीआई की नई गाइडलाइन है जो 2024 में आई गई है। कोई भी एजेंट, कोई भी रिकवरी एजेंट ये कोई विजिट करने के लिए आपके ऑफिस पे नहीं आ सकता है। अगर ऑफिस पे आ रहे हैं तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से ये ऑफिस पे नहीं आ सकता है। और घर पे आ सकता है तो उसमें भी आपकी परमिशन होनी चाहिए। आपकी परमिशन से ही आ सकता है। ऐसा नहीं कि कभी भी मुंह उठाए और पहुंच गए, ये कोई नियम नहीं है। पहले वो आपको इन्फॉर्म करेगा, आपसे पूछेगा, उसके बाद ही आ सकता है। और फोन सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक फोन कर सकता है, उसके बाद वो कॉल भी नहीं कर सकता, आपको वो कॉल नहीं कर सकता है। तो ये नियम होते हैं। जब आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट आता है तो आप डर जाते हैं, तो आप अपने घर में पत्नी है, बच्चे हैं, उनको कह देते हैं बता दीजिए अभी घर पे नहीं है। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी आ जाते हैं, रिकवरी एजेंट आ जाता है, तो पहला काम, कहां से आए हो, कौन हो तुम, तो बताएगा मैं इस बैंक से आया हूं, मेरा नाम ये है। तो तुम बैंक से आए तो बैंक की आईडी दिखाओ। तो बैंक से आएगो तो बैंक की आईडी दिखाओ। अगर वो आईडी दिखाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिखाता है तो चल निकल बाहर। कोई जरूरत नहीं है बात करने के लिए। जब तुम कौन हो, तुम्हारे पास अपनी आईडी नहीं है तो तुम कौन हो मुझे मालूम है, मुझे मालूम नहीं। अगर आईडी नहीं है तो तुरंत बाहर निकल बाहर। कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने की। तो ये हो गया पहला। दूसरा, अगर मान लीजिए वो चला गया, फिर आईडी लेके आता है, तो आईडी लेके आता है तो कहिए आप आईडी लेके आए, ठीक है, आपके पास विजिट लेटर है, विजिट लेटर दिखा। बिना विजिट लेटर के कोई भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको सबसे पहले विजिटिंग लेटर देगी। विजिटिंग लेटर इशू करती है, उसके बाद आपको फोन करती है, मैसेज करती है या व्हाट्सएप पे बताती है, फिर वो आपको घर पे विजिट करने आते हैं। तो बिना विजिट लेटर के विजिट हो ही नहीं सकता ना। बैंक और एनबीएफसी आपको विजिटिंग लेटर देती है, आपको विजिटिंग लेटर मिले तभी वो व्यक्ति आपको इन्फॉर्म करेगा, मैसेज करेगा, फोन करेगा, व्हाट्सएप करेगा, बताएगा, उसके बाद ही घर पे आ सकता है। और उसके बाद अगर वो आईडी कार्ड लेके आ गया, उससे मांगिए विजिट लेटर। अगर विजिट लेटर है तो ठीक है, नहीं विजिट लेटर है तुरंत बाहर निकालिए, बाहर निकल। विजिट लेटर नहीं, विजिट लेटर लेके आना। फिर वो आई कार्ड भी लेके आया, विजिट लेटर भी लेके आ जा रहा है। उसके बाद मान लो इतना तो 99% तो ये सब फर्जी वाले होते हैं, किन्हीं के पास विजिट लेटर वगैरह नहीं है, तो विजिट लेटर नहीं। अगर मान लो जेन्युइन है तो आईडी कार्ड लेके आ गया, विजिट लेटर आ गया। उसके बाद उससे पूछिए क्या आपके पास डीआरए का लाइसेंस है, डेप रिकवरी एजेंट का लाइसेंस है। जैसे आरबीआई के अनुसार रिकवरी का काम तभी कर सकते हैं जब आपके पास डीआरए, डेप रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होगा। उसके बिना आप रिकवरी कर ही नहीं सकते हैं। यदि आप इंटर पास हैं तो आपके पास 100 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए। 100 घंटे की ट्रेनिंग करने के बाद आपको लाइसेंस बनेगा, उसके बाद ही आप रिकवरी कर सकते हैं। या फिर आप ग्रेजुएट हैं, बीए पास हैं, तो 50 घंटे की ट्रेनिंग आपको मिलेगा, उसके बाद ही आपको रिकवरी करने का लाइसेंस मिलता है। जैसे गाड़ी आप रोड पे चलाते हैं तो उसके लिए डीएल बहुत जरूरी है, उसी तरह रिकवरी करने के लिए डीआरए जरूरी है, डेप रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना जरूरी है। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। आई कार्ड, होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, 3 पेपर हो तो बात करिए, नहीं हो तो निकल बाहर। कोई जरूरत नहीं बात करने की। क्यों बात करेंगे आप? तुम चोर हो कि क्या हो? तुम हो कौन? तुम अपनी आईडी नहीं बता पा रहे हो, डीआरए का लाइसेंस नहीं दे रहे हो, विजिट लेटर नहीं दे रहे हो, तुम बात कैसे करेंगे? निकालो बाहर इन लोगों को। कोई जरूरत नहीं बात करने की। आपके राइट से आपके अधिकार नहीं खत्म हो जाते हैं। और जो हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो लॉ एडवाइस से जुड़े हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो डरेंगे नहीं। डर तो आपके अंदर से मैं खत्म कर दूंगा, डर तो अंदर से आपके खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके राइट्स आपको जानने जरूरी है। जब आप अपने राइट्स को, अपने अधिकार को जानेंगे तभी आपको पता चलेगा आपका क्या राइट्स है। नहीं तो ये तो इतना तक डरा देते हैं कि इसकी हद नहीं।
आपके अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। चाहे आप 1 लोन लो, चाहे 10 लोन लो, चाहे 20 लो, चाहे 25 लो। 25 लोन की EMI भी डिफॉल्ट है, फिर भी आप अपराधी नहीं है। आपसे कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, आपके मान सम्मान को खराब नहीं कर सकता। अगर ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने अधिकार को जानिए। अब इतना सब कुछ जानने के बाद फिर वो जान जाएंगे इन्होंने तो एडवाइस ले चुका है, ला एडवाइस ले लिया है, तो उसके बाद ये क्या करें, नोटिस देखना शुरू हो जाता है। रिकॉल नोटिस भेज देंगे, पता नहीं क्या क्या नोटिस भेज देंगे, चेतावनी नोटिस, रिमाइंडर नोटिस, ये वो पता नहीं क्या क्या भेजेंगे। उसमें एक नोटिस भेजते हैं आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजते हैं, जिसमें लिखा था सोल्व आर्बिट्रेटर 1986। तो इसमें जज का, आर्बिट्रेटर का नाम का कोई जज नहीं है, पहली बात जान लीजिए। आर्बिट्रेटर कोई जज नहीं होते हैं। और जो आर्बिट्रेटर में क्या होता है, रिटायर्ड जज, सीनियर अधिवक्ता या कोई रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर, ये होते हैं आर्बिट्रेटर। और जो रिटायर्ड हो गया उसकी पावर समाप्त। जब जो रिटायर्ड हो गया, जिस दिन से रिटायर्ड हुआ उस दिन से उसकी पावर समाप्त हो जाती है। और ये कोई एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट जैसे सीनियर एडवोकेट है, तो ये आपको नोटिस में भेज देंगे। एडवोकेट अपना नाम लिख करके अपने चेंबर और कोर्ट का नाम लिख देंगे जहां वो बैठते हैं। जो चेंबर उनका है तो चेंबर कोर्ट में होता है, तो कोर्ट के अंदर ही जो रहेगा तो उसका एड्रेस दे देते हैं। तो आप डर जाते हैं कि ये तो कोर्ट का नोटिस है, इसमें तो कोई नाम लिखा हुआ है, कोर्ट का नाम लिखा हुआ है। तो डरे नहीं, ये एडवोकेट का नोटिस होता है। ये सोल्व आर्बिट्रेटर जो होता है, ये इसमें जो नाम लिखा होता है, ये एडवोकेट के माध्यम से आता है। तो अगर आपकी प्रक्रिया, ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अगर अदर स्टेट में कर रहे हैं, आपके पास लेटर आ रहा है, तो आप उसका ऑब्जेक्शन, आपत्ति लेटर उनको दे दीजिए। आर्बिट्रेशन ये नहीं कहता है, आर्बिट्रेशन एक्ट में ये नहीं है कि आपको अदर स्टेट में कर दिया जाएगा। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आपके गृह जनपद, आपके स्टेट में नहीं, आपके गृह जनपद में होना चाहिए। आपके गृह जनपद में होना चाहिए। आपका स्टेट में, स्टेट से नहीं मतलब है, आपके गृह जनपद में होना चाहिए। और आर्बिट्रेटर से आप पूछ सकते हैं आपने आज तक कितने लोनी के पक्ष में दिए हैं, कितना बैंक के पक्ष में दिए हैं। आप उस पर आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर, अगर आपको जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा कैसे होगा, बना करके दे दूंगा। आप उस पर आपत्ति जवाब दे दीजिए। आपको आर्बिट्रेशन के अवार्ड पास करने से पहले अगर आपके पास नोटिस आता है तो आप जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं देते हैं, इसका मतलब आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से सहमत हैं। जब आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया सहमत हैं तो आपने ऑब्जेक्शन दिया नहीं, तो अब आर्बिट्रेटर का काम क्या है, एक दोनों लोग के बातों को सुनेगा और एक जो डिसीजन देगा वो मान्य होगा। तो आप तो गए नहीं, आपकी बात को सुना नहीं गया, बैंक की बात को सुन के इन्होंने अवार्ड पास कर दिया, एक पक्षीय माने वन साइडेड अवार्ड निकाल दिया। तो उस अवार्ड को निकाल देते हैं, जिसमें गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉई है तो सैलरी 50% तक डिडक्ट कर सकती है। तो और आपके चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, तो अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए जो प्रक्रिया है उसको करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उस पर ऑब्जेक्शन लेटर दे दीजिए, आपत्ति कर दीजिए। लोन की EMI का डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन ये लोग, ये एजेंट इतना तक कर देना है कि कोई लोग आत्महत्या तक करने का विचार आने लगता है। तो जिसको जो इतना डरा देना है कि आपको आत्महत्या तक का विचार आ जाता है। कितने लोगों ने तो आत्महत्या कर लिया। सोच लीजिए एक बार कि आप आत्महत्या कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपके पीछे आपके परिवार का क्या होगा। जब आप है तो क्या जैसे रह रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं रह सकता कोई भी। तो आप ऐसा गलत कदम कभी ना उठाएं कि जिससे आपका नुकसान हो। आप मेरी बात को समझिए, आपके क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है। पैसे है तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो नहीं है, तो क्या नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आत्महत्या के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई केस भी होता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस भी होता है, तो जमानती अपराध है, सेम डे बेल हो जाएगी। 138 चेक बाउंस का केस है तो सेम डे बेल हो जाएगी, आपको जेल नहीं होगी। बहुत लोग पूछते हैं सर हमें जेल हो जाएगी, जेल नहीं होती, जेल का कोई प्रावधान नहीं है। लोन की EMI डिफॉल्ट होने में जेल नहीं होती है।
कि आपने लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, आपके नाम पे एफआईआर हो जाएगा, किसी थाने में हो जाएगा, चौकी में हो जाए, कोई एफआईआर नहीं हो सकती। लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होने पे कोई एफआईआर नहीं है। आपका ईसीएस बाउंस होता है तो उसका नाम ही है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सेक्शन 25 पेमेंट के सेटलमेंट एक्ट ही है, जमानती अपराध है, सेम लेवल हो जाती है। और कभी भी कोई नोटिस आता है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया अदर स्टेट में करते हैं तो उसको ऑब्जेक्शन लेटर दे दीजिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो, मेरा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।